एंड आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने वार्म वेलकम के लिए। और आपके इस वेलकम की वजह से मतलब मेरा एक्साइटमेंट बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाता है, और हमारी जो पूरी टीम है वो मिलकर के बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बना पाते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच इतने शानदार वेलकम के लिए। और मैं चाहूंगा हम सब लोग एक बार एक दूसरे के लिए क्लैप करेंगे और वापस कंधे पे इस तरीके से पुश करेंगे, क्योंकि वी आर चैंपियंस एंड वी आर बॉर्न टू बी चैंपियन। थैंक यू सो मच, वेरी गुड, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राठौर भाई, ये जो आज का सेशन है ये आप लाइव कर दीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि आज हम कोई सर वीडियो उसका नहीं। वो ऑप्शन नहीं मिला अभी मुझे वैसे। ओके, नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। जी। और दूसरा, खालिद भाई आप प्रेजेंटेशन ऑन कर दीजिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार किताब के बारे में, जिस किताब का नाम है सवाल ही जवाब है। जब भी आप विवेक सर से मिलेंगे तो वो आपको एक बुक रेकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए, और मेरा मानना ये है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग की कुरान, गीता, बाइबल, ये सब कुछ है। आपके नेटवर्क में अगर ज्वाइनिंग्स नहीं हो रही हैं या आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो आप एक बार इस बुक को पढ़िएगा। आपको पता लगेगा वो कौन कौन से एरिया है जहां मुझे अभी और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो इसके जो भी की हाइलाइट्स हैं, जो मेन मेन चीजें हैं, मैं आप लोगों से आज डिस्कस करूंगा। याद रखिएगा, इसकी एक्चुअल नॉलेज आपको तब मिलेगी जब आप इस किताब को पढ़ेंगे। मैं आज आपको सिर्फ वो मेन मेन टॉपिक बताने वाला हूं जो इसके अंदर कवर किए जाते हैं। और आज आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि किताब कितनी इंपॉर्टेंट है, और जिन लोगों ने पढ़ रखी है उन लोगों का रिवीजन होगा आज इस बुक का। राइट? तो पहले मैं ये जानना चाहता हूं, जिन लोगों ने बुक पढ़ रखी है वो एक बार डिजिटली कंफर्म करेंगे यस लिख करके, या आई हैव रेड। जितने लोगों ने पढ़ रखी है वो यस लिख देंगे सिंपल, तो मुझे पता लग जाएगा लगभग कितने लोग हैं जिन्होंने ये बुक पढ़ी हुई है। वेरी गुड, आमिर उमरा जी, सुनील कुमार जी, अनिल जी, अरविंद जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राजू पटेल, दिव्यांशु जैन, शिवम राज, निधि, जितेंद्र, मोनिका, राजेश, अशोक, अरे वाह लाइन लग गई है, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो आप लोग इस बुक के बहुत सारे बेनिफिट भी उठा रहे होंगे, और शायद आज आपको कुछ और भी नया मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू जी, वंडरफुल। खालिद भाई हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। दोस्तों चूंकि ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखी गई एक एक बात बहुत कीमती है, और इस किताब के जो लेखक है वो है एलन पीज। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, एक जैसे हमारे देश में एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है LIC, राइट? ऐसी अमेरिका की एक कंपनी है, और उस कंपनी का 10% बिजनेस अकेले ये करते हैं। मतलब ये कितने बड़े सेल्स पर्सन है, इस बात से आपको आइडिया लग जाएगा। मतलब जैसे मान लो हमारे देश में LIC जितना बिजनेस करती है, उसका 10% बिजनेस कोई एक आदमी करे तो वो कितना बड़ा वॉल्यूम होगा। ऐसे USA की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका 10% बिजनेस अकेले इन्होंने किया एक समय पे। और जब इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत तेजी से इन्होंने सफलता पाई। और दोस्तों इस सफलता की जो 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 सेलिंग में जो टेक्निक्स इस्तेमाल किया करते थे, वो कैसे ये क्लोज किया करते थे किसी भी कस्टमर को, वो सारी टेक्निक्स इन्होंने अपनी इस किताब के अंदर डाल दी है। तो आज हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि कैसे हम किसी भी पर्सन को क्लोज करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए के बारे में वो एलन पीस जी एक बात बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज नॉट अनदर गेट रिच क्विक स्कीम। मतलब ये रातों रात अमीर बनने की कोई कला नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। ये एक सिस्टम है जिस सिस्टम को फॉलो करके वाकई में हम लॉन्ग टर्म के लिए अमीर बन सकते हैं। मैं रिपीट करना चाहूंगा, जिन लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग रातों रात अमीर बनने का प्रोसेस है, 1 लाख बना दो, यहां से वो ले लो, 25,000 रुपए लगा दो, 2%, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक प्रूवन सिस्टम है जिसके जरिए न सिर्फ आप अमीर बनते हैं बल्कि आप अपनी आने वाली जनरेशंस को भी अमीर बना सकते हैं। तो बहुत सीरियसली और बहुत अटेंशन के साथ इस बिजनेस में हमें अपना कैरियर बिल्ड करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलेंगे। एक चीज इन्होंने और बताई है इस किताब में, जो उन्होंने बताई है कि टॉप लेवल नेटवर्कर्स आर नॉट नेचुरल और बॉर्न। जो बड़े लीडर्स होते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, वो पैदा नहीं होते। कि कभी ऐसा नहीं होता जैसे बच्चा पैदा हुआ तो नर्स अपने पेरेंट्स को बोलती है लो जी तुम्हारे घर में DUCD पैदा हुआ है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। इट इज अ साइंस, अ लर्नेबल आर्ट। ये सीखने की कला है और इसे सीखा जा सकता है, बिल्कुल हर आदमी इसे सीख सकता है। और दोस्तों कुछ रूल्स इन्होंने इस किताब के अंदर मेंशन किए हैं, जैसे 5 गोल्डन रूल्स फॉर सक्सेस। दोस्तों इन्होंने 5 रूल्स बताए हैं सफलता के, जिनको फॉलो करके
हम किसी भी बिजनेस में किसी भी लेवल पे सफल हो सकते हैं, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग में। और वो है लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, इवेंचुअली सक्सीड। लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, हमने अगर कोई भी काम किया तो उसके क्या परिणाम आए, तो परिणाम को कॉन्सिक्वेंसेज बोलते हैं। तो जब हम परिणामों को देख के उन्हें ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं और उनके आधार पे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करना शुरू कर देते हैं, तो दोस्तों हम सफल हो जाते हैं। द मोर टाइम्स यू प्ले, द मोर टाइम्स यू विन। आप जितनी बार खेलेंगे, ये नियम याद रख लेना नेटवर्क मार्केटिंग में, आप जितनी बार प्लान दिखाएंगे, आप उतनी संभावनाएं बढ़ा लेंगे अपने सफल प्लान की। एंड द मोर टाइम्स यू विन, द मोर सक्सेसफुली यू विल प्ले। और आप जितनी बार सफल होते चले जाएंगे, आपको और मजा आएगा उतनी बार आगे खेलने में। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम बार बार खेलते रहें। ये रूल अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में लगाते हैं तो हम डेफिनेटली सफल हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाइए। आगे बढ़ते हैं, बहुत डिटेल में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आएंगे। यू नीड टू आस्क मोर पीपल टू ज्वाइन द बिजनेस। आपके आजू बाजू जो भी आदमी जैसा दिखने वाला व्यक्ति है, आप हर उस आदमी को प्लान दिखाइए। मैंने लास्ट प्रेजेंटेशन में आपसे बोला था कि जितने लोगों को हम जानते हैं, हमें सबको प्रेजेंटेशन शेयर करनी है। रूल नंबर पहला, सी मोर पीपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। हम जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, हमारे आजू बाजू जितने भी लोग हैं, नेवर एवर प्रीजज एनीबडी। किसी को भी आपको प्रीजज नहीं करना है। आपके आजू बाजू, बाली सर बोलते हैं ना, 3 फुट का दायरा, जहां तक आपका हाथ जाता है, अगर उस रेंज में कोई भी आ गया, रडार में कोई भी आ गया, तो हमें उसको प्रेजेंटेशन देनी है। दोस्तों, जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, तो आप इस गेम में बहुत तेजी से आगे सफल होना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग शर्म करते हैं, हेजिटेट करते हैं। मैं कल बीबी शर्मा जी की टीम में काउंसलिंग कर रहा था, तो मैंने बताई ये बात कि दोस्तों, आप एक सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं। या तो आप किसी के घर में हेल्थ पहुंचाएंगे या किसी के घर में वेल्थ पहुंचाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे। रूल नंबर 2, सी मोर पीपल विदाउट एनफ प्रेजेंटेशन, यू विल बी अ एवरेज पर्सन। आप अगर ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं दिखाएंगे इस बिजनेस में, तो आपकी सफलता की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। इफ यू डोंट सी प्रोस्पेक्ट्स, यू आर आउट ऑफ द बिजनेस। अगर आप नए लोगों को प्लान दिखाना बंद कर देंगे, आप ऑटोमेटिक इस बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। कीप कॉलिंग पीपल। दोस्तों, अक्सर आपने मीटिंग में रिजवान जी की वो बात सुनी होगी कि मैं जब भी परेशान हुआ मैंने प्लान दिखाया, मैं जब भी सफल हुआ मैंने प्लान दिखाया, लोग छोड़ के गए मैंने प्लान दिखाया। यानी हमारे नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर में एक चीज जो लाइफ टाइम कॉमन रहने वाली है, वो दोस्तों है प्लान दिखाना। ज्यादातर लोगों को लगता है कि मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता। रूल नंबर 3, मेनी पीपल नेवर रीच देयर रियल पोटेंशियल। दोस्तों, लोगों को क्या लगता है, क्योंकि नए लोगों से मेरी बहुत ज्यादा बातचीत होती है, तो 2, 4 या 5 प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद लोगों को लगने लगता है कि शायद मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कहीं कोई किसी के साथ ऐसा नहीं है। मैंने भी शुरू की 10, 20, 30 प्रेजेंटेशन में कोई अच्छा ब्रेक थ्रू हासिल नहीं किया था। शायद बाली सर, सिद्धार्थ जी, विवेक सक्सेना जी ने भी पहली 10, 15, 20 प्रेजेंटेशन में कोई बहुत अच्छे ब्रेक थ्रू हासिल नहीं किए थे। जब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम कुछ चुनिंदा लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं और नेगेटिव फीडबैक मिलने के बाद हम प्लान दिखाना बंद कर देते हैं। सबसे बड़ी समस्या है। दोस्तों, लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है ज्यादा लोगों तक पहुंचने की। मैं सभी से बोलता हूं कि पहला रिव्यू हमें 100 प्रेजेंटेशन करने के बाद करना है। यानी जब मैं 100 लोगों को प्लान दिखा लूंगा, तब मैं अपने अपलाइन के साथ बैठूंगा कि मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, मेरी प्रेजेंटेशन कैसी है। और उसके बाद दूसरी जो काउंसलिंग होगी वो 1000 लोगों पे होगी। याद रखिएगा, ये पहला आंकड़ा है। आपने अक्सर देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम पे पोल्स आते हैं नहीं आते, कि भाई कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, कौन सी की नहीं बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा या कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो किसी भी पोल की वैलिडिटी उतनी ज्यादा हो जाती है जितना बड़ा उनका सैंपल साइज होता है। आप इस बात को नोट कीजिएगा। और हर पोल में बताया जाता है कि इतने लोगों के आधार पे हमने ये सर्वे किया है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको, आप ऐसे मान के चलिए कि आप एक सर्वे कर रहे हैं, पहला रिव्यू आप 100 लोगों पे करेंगे और दूसरा रिव्यू आप 1000 लोगों पे करेंगे। इससे पहले अगर आप कुछ भी जज करते हैं तो वो आपकी गलती होगी। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी सफल लोग हैं, आप उनसे बात कीजिएगा, वो एक कॉमन बात आपको बताएंगे कि रोजाना हमें प्लान दिखाते रहना है। रूल नंबर 4, यूज द लॉ ऑफ एवरेज। और जब आप प्लान दिखाएंगे तो आप अपना लॉ ऑफ एवरेज बनाएंगे। मसलन मैंने 100 लोगों को प्लान दिखाया, तो कितने लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, कितने लोगों ने मेरी बात सुनी, कितने लोगों ने मेरे बिजनेस में ज्वाइन करने का इंटरेस्ट दिखाया और कितने लोगों ने फाइनली ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, जब आप ये बनाना शुरू कर देंगे, एक
पेपर पेन लेकर के, तो आप देखना आपके जो स्किल्स हैं वो बहुत तेजी से इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। इसे मॉनिटरिंग कहते हैं। यू डू सेम थिंग। अगर आप सेम तरीके से काम करते हैं और सेम चीजें बार बार करते हैं और बार बार वही चीज करते हैं, तो उन्हीं कंडीशंस में काम करने की वजह से आपके वही रिजल्ट आएंगे जो हमेशा आते रहे हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति है जो आंख पे पट्टी बांध के लड़खड़ा के चल रहा है ऊंची नीची जमीन पे, राइट? उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो किस दिशा में जाए। अब वो किसी से अगर गाइडेंस भी लेता है ना, अगर उसके आंख पे पट्टी बंधी हुई है और अगर आप उसे बताना शुरू करो कि तुम अपने राइट हैंड मुड़ो, अब 20 मीटर चलो, अब उल्टे हाथ को मुड़ो, तो आंख पे पट्टी बंधी होने के कारण भी वो ढंग से नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जरूरी है हम अपनी पट्टी खोलें, और पट्टी खोलने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस चीज को एनालाइज करना, और उसमें लॉ ऑफ एवरेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। रिकॉर्ड योर रेशियो। जब आप अपने रेशियो को रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे, यानी लिखना शुरू कर देंगे, तो ड्रामेटिकल चेंजेस आपकी प्रेजेंटेशन में आने शुरू हो जाएंगे और आपके प्लान्स में आने शुरू हो जाएंगे। When you accept लॉ ऑफ एवरेज, जब आप अपने लॉ ऑफ एवरेज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो रिजल्ट आपके लिए और बड़े लेवल पे मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं। एक टिपिकल एवरेज नेटवर्क मार्केटिंग में जो आता है, एक टिपिकल मतलब ज्यादातर केसेस में जब लोग शुरुआत करते हैं तो 10:6:3:1 का रेशियो निकल के आता है। दोस्तों, अगर आप 10 लोगों को अप्रोच करेंगे तो 6 लोग आपकी प्रेजेंटेशन देखेंगे, 4 लोग तो प्रेजेंटेशन ही नहीं देखेंगे। फिर उसमें से 3 लोग आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करने के लिए तैयार होंगे और फाइनली एक व्यक्ति आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर लेगा। अब इसे देखने के दो तरीके हैं। जो नेगेटिव लोग हैं वो इसे कैसे देखते हैं, हाय राम, 10 लोगों से बात करी और एक जुड़ा। और जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो क्या देखते हैं, मैंने 10 लोगों को प्रेजेंटेशन की, बात की, इसमें से एक जुड़ा, तो अगर मुझे 10 लोगों को जोड़ना है तो मुझे 100 लोगों से बात ही तो करनी है। दोस्तों, जो राइटर है एलन पीज, इन्होंने एक लॉ ऑफ एवरेज बनाया था। जब वो इंश्योरेंस बेचा करते थे तो उन्होंने 3 लोगों के ऊपर ये सर्वे किया। 3 तरह के लोग हमारे बिजनेस में होते हैं। आपकी जब लिस्ट बनेगी तो 3 तरह के लोग होंगे। एक वो जिन्हें आप जानते हैं, विच इज कॉल्ड हॉट लिस्ट। एक वो जिन्हें आप कभी नहीं जानते, यानी सड़क पे चलते हुए लोगों से अगर आप बात करना शुरू कर दो तो वो अननोन लोग होते हैं। और तीसरे लोग वो होते हैं जो रेफरेंस से आते हैं। यानी मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है और मैं दोस्त से 5 लोगों के नाम नंबर मांगता हूं और मैं उन 5 लोगों से अपने दोस्त का रेफरेंस दे करके बात करता हूं, तो दिस इज कॉल्ड रेफरेंशियल लिस्ट। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आते हैं वो रेफरेंशियल लिस्ट पे आते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब आप इस बिजनेस को करना शुरू करोगे तो आपके जो जानने वाले लोग हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपकी व्यक्तित्व के हिसाब से इस बिजनेस को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप एक बहुत सफल व्यक्ति हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप सफल नहीं है तो लोग प्री जज करेंगे आपके बिजनेस को आपकी पर्सनैलिटी की तरह से। वहीं अगर अननोन लोगों में आप जाकर के काम करना शुरू करेंगे तो अननोन लोग एकदम से आपके ऊपर भरोसा नहीं करते, लेकिन रेफरेंशियल लोगों पे जब आप काम करते हैं तो उस व्यक्ति के आधार पे लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, राइट? तो तीनों के लिए इन्होंने लॉ ऑफ एवरेज निकाल के दिया है, वो आप किताब पढ़ेंगे तो पता लगाइएगा। जनरली ऐसा कहा गया है कि जो अननोन लोग होते हैं उनमें 100 लोगों में से एक व्यक्ति क्लोज होता है, और जो जानने वाले लोग होते हैं उसमें से 20 में से एक व्यक्ति ज्वाइन करता है, और रेफरेंशियल पे जब हम लोग काम करते हैं तो 10 में से एक व्यक्ति ज्वाइन करता है। आप इस किताब को थॉरोली स्टडी करेंगे तो तरह तरह के लॉ ऑफ एवरेज निकल के आएंगे। और मेरा मानना यह है कि कोई भी लॉ ऑफ एवरेज हो, आप बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाते जाइए। और आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने किस तरह के लोगों को प्लान दिखाया, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया। तो आज से आप अपनी प्रेजेंटेशन को डबल कर दीजिए, अपनी प्रोस्पेक्टिंग को डबल कर दीजिए, और जिन लोगों को आप अगले साल प्लान दिखाने वाले थे ना, उन लोगों को भी इसी साल आपको प्लान दिखाना है, राइट? आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत लॉ ऑफ एवरेज बहुत मायने रखता है और खास करके नए लोगों के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक चीज और, जब भी हम नए लोगों से अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो इट इज योर आइडिया नॉट प्रोस्पेक्ट्स, सो ही विल रेज ऑब्जेक्शन। दोस्तों, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये साइकोलॉजिकल बात है। जब भी आप किसी से अपने बिजनेस के बारे में बात करेंगे ना, तो सामने वाला ऑब्जेक्शन रेज करेगा ही करेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये आपका आइडिया है, उस प्रोस्पेक्ट का नहीं है। अगर ये आइडिया प्रोस्पेक्ट का होता तो वो ध्यान से सुनता। अब आगे इस किताब में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने आइडिया को अपने प्रोस्पेक्ट का आइडिया बनाते हैं। इसके लिए हमें 4 कीज की टेक्निक यूज करनी होती है। उस टेक्निक का इस्तेमाल करके दोस्तों वो आपको बताएंगे कि वो इस बिजनेस को क्यों करें, और वो टेक्निक है, वो 4 की टेक्निक है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जाएंगे। मेल्ट द आइस, बर्फ पिघलाइए, फाइंड द हॉट बटन,
एंड प्रेस द हॉट बटन एंड गेट अ कमिटमेंट। दोस्तों हमारी जितनी भी प्रेजेंटेशन है वो इन 4 बटन के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये गोल्डन वर्ड्स है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। मेल्ट द आइस। मैं एक एक करके आगे चल के इन टॉपिक्स को आपको कवर करूंगा। सबसे पहला टॉपिक है मेल्ट द आइस, यानी बर्फ पिघलाइए। वापस से एक बार आएंगे। फाइंड द हॉट बटन। हॉट बटन खोजिए कि वो व्यक्ति इस बिजनेस को क्यों करना चाहता है, और उसको प्रेस कीजिए, उसके बारे में और ज्यादा चर्चा कीजिए। उसकी इमोशंस निकल के आएंगी उस बटन के लेकर के। और जब आप अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे तो प्रेजेंटेशन शेयर करना एक कमिटमेंट होगा। और कमिटमेंट को कैसे, कमिटमेंट कमजोर है या मजबूत है, वो आगे की स्लाइड पे आपको पता लगेगा। इन 4 चीजों के इर्द गिर्द आपकी प्रेजेंटेशन घूमनी चाहिए। अगली स्लाइड के ऊपर आएंगे। दोस्तों, इफ अ पर्सन लाइक्स यू, ही विल लाइक यू वांट योर ऑफर हिम। और अगर मैं इसे हिंदी में क्रिएट करूं, आप जिस व्यक्ति को अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर उस व्यक्ति ने आपको पसंद कर लिया तो जो भी आप दोगे वो ले लेगा। लेकिन अगर व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता तो आप दुनिया की कितनी भी अच्छी चीजों से दे देना, वो आपसे नहीं लेगा। तो सबसे पहले आपको अपनी रेपो बिल्ड करनी होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो मैं आगे सिखाऊंगा डिटेल में, कहां बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर और ड्रेसअप आपके काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइंड द हॉट बटन। हॉट बटन ढूंढने के लिए हमें पहले बात करनी होगी कि वो किन बातों से अपसेट होता है, किन बातों को लेकर के वो परेशान है, उसकी जिंदगी में क्या ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के वो एक्साइटेड है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के वो कंसर्न्ड है, और क्या क्या ऐसी चीजें उसकी जिंदगी में जिनको लेकर के वो गुस्सा हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले इमोशंस ड्राइव करती हैं किसी भी इंसान को, तो हमें उन इमोशन तक पहुंचने के लिए आगे की स्लाइड पे जाएंगे, हमें पीएमएफ फाइंड आउट करना होता है। पीएमएफ, प्रोस्पेक्ट शेयर अबाउट होप्स। वापस आएंगे एक सेकेंड। प्रोस्पेक्ट शेयर अबाउट होप्स, ड्रीम्स एंड फियर। दोस्तों, जब हम पीएमएफ आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी व्यक्ति का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, वो कारण जिसके करके वो इस बिजनेस को करना चाहेगा, तो जब हम उसे डिस्कस करते हैं तो हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो अपनी उम्मीद, सपने और डर, ये सारी चीजें हमसे शेयर करना शुरू करता है। जब कस्टमर या प्रोस्पेक्ट बोलता है ना कि मैं इतना बड़ा घर लेना चाहता हूं, मेरे ये सपने हैं, तब जाकर के हमारी कहानी शुरू होती है। तो हमें नहीं बोलना, हमें कस्टमर से या प्रोस्पेक्ट से ज्यादा बुलवाना है। अब बात करते हैं प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते क्या है। जनरली ऐसा देखा गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग बिजनेस ज्वाइन करते हैं वो इन कारणों की वजह से करते हैं। हमारे रीजनल बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, उन्हें आप फाइंड आउट कीजिए, लेकिन मेजरली जो देखा गया है, एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, आपका अपना घर, मोर स्पेयर टाइम, पर्सनल डेवलपमेंट, हेल्पिंग अदर्स, मीटिंग न्यू पीपल, रिटायरमेंट और लीव अ लीगेसी, ये मेजर पीएमएफ्स होते हैं। आप चाहे तो इन पीएमएफ्स को अपने विजिटिंग कार्ड के बैक साइड में प्रिंट भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति से बातचीत शुरू करने का सबसे बढ़िया तरीका है। और मैं वो वर्ड भी बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति से बातचीत शुरू कर सकते हैं। तो हमें पीएमएफ में बेसिकली ये इनमें से कोई एक पीएमएफ जो उसे पसंद है, अंडरलाइन करके बोल रहा हूं, जो उसे पसंद है, वो नहीं जो आपको पसंद है। शायद आपको बहुत सारा पैसा चाहिए हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ और चाहिए, तो हमें उसका पीएमएफ निकलवाना है, उसके शब्दों में निकलवाना है। जब वो बोलेगा ना कि मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, तब वो सोचेगा इस बिजनेस के बारे में। आपका जो प्लान है ना दोस्तों, वो तो सिर्फ एक रास्ता है उसके घर बनाने के लिए। तो प्लान पे आने से पहले हमें ये बहुत जरूरी है डिस्कस करना। तो ये पीएमएफ हम आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, आगे बढ़ेंगे उसके लिए। PMF is absolute important, but not everyone's PMF for network marketing is same as your। मैं ये पहले क्रिएट कर चुका हूं कि आपका जो PMF है वो आपका है, सामने वाले का PMF कुछ और हो सकता है। और इस बात को शुरू करने के लिए एक सबसे शानदार सवाल है। देखो दोस्तों, हमारे देश में ना लोग राय देना बहुत पसंद करते हैं, सजेशन देना बहुत पसंद करते हैं। तो जब आप उनसे कुछ बातचीत, डिस्कशन करना शुरू करना चाहें, तो आप कुछ इस तरीके से बातचीत शुरू करेंगे। ये सबसे अच्छे शब्द हैं। आप लोगों को बोलिए कि क्या आपको पता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों ज्वाइन करते हैं? हमें कहां से शुरू करना है? क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करते हैं? तो वो दो ही सवाल बोलेगा, हाँ मुझे पता है। तो ध्यान से उसकी बात सुनिए, और वो इधर उधर की जो भी कहानियां सुनाएगा, या तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सफल होगा तो वो सीधी सीधी बात करेगा, और अगर सफल नहीं है तो वो इधर उधर की बातें करेगा। तो बहुत ध्यान से सुनिए, और अगर वो कहे नहीं मुझे नहीं पता, तो आगे की स्लाइड पे आएंगे खालिद भाई, तो आप उनको बताइए। आइए मैं आपको बताता हूं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं।
और आप उनके सामने वो पीएमएफ का चार्ट रख देंगे, या उनको वो पीएमएफ क्रिएट करेंगे जो हमने प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर पीछे सीखे कि एक्स्ट्रा इनकम ये वो। और फिर आप उनसे एक सवाल पूछिए। ये 5 सॉलिड सोने के सवाल हैं दोस्तों, इन्हें लिख लीजिए और इनका सीक्वेंस यही रहना चाहिए। क्योंकि ये सवाल मैंने पीछे भी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करी थी, लेकिन आज मैं फिर डिटेल से, क्योंकि ये सार है नेटवर्क मार्केटिंग का और इस किताब का। आप सबसे पहला सवाल पूछेंगे जब उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग अगर करूंगा तो इस चीज के लिए करूंगा, तो सबसे पहला सवाल है व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी। आप उनसे पूछेंगे कि सबसे पहले आप इन पीएमएफ में से किसका चुनाव करेंगे। वो देखेगा, और अगर नहीं बोलता तो समझ लीजिए वो आपके लिए यूजलेस है, वो बिजनेस भी नहीं करेगा। और अगर वो देख के बोलता है कि भाई मैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए इस बिजनेस को करना चाहता हूं, तो आपका दूसरा सवाल होगा व्हाई डिड यू पिक दैट वन, आपने उसे क्यों चुना। दोस्तों इसे इसी सीक्वेंस में करेंगे तो ये बहुत साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालेगा सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि डायरेक्टली आप पीएमएफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। फिर यहां से आगे वो बोलना शुरू करेगा। तो आपको इसी तरीके से पूछना है कि आपने इसे क्यों चुना। और अगर आपको चुप भी रहना पड़े ना सवाल पूछने के बाद, चुप रहिएगा, बट उसे बोलने दीजिए। फिर अगर वो बोले कि भाई मेरे पास चूंकि मेरे खर्चे पूरे नहीं होते, पैसे की कमी होती है, तो अगर मैं करूंगा, अगर तो मैं इस वजह से करूंगा। तो फिर आप उससे तीसरा सवाल पूछिए व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपके लिए इतना जरूरी क्यों है। दोस्तों यहां से वो थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा। दो तरह के लोग हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव हमारे किसी काम का नहीं है, और जो पॉजिटिव है वो आपकी प्रेजेंटेशन में आपके साथ आ जाएगा। और वो इस सवाल का जवाब आप नोटिस करना, मैंने हजारों लोगों के ऊपर ये टेक्निक इस्तेमाल करी है। दोस्तों तीसरा सवाल जब हम पूछते हैं ना ये आपके लिए इतना जरूरी क्यों है, तो 1 मिनट के लिए आदमी चुप हो जाता है और उसकी आवाज हल्की सी भारी हो जाती है, और वो या तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड या नीचे की तरफ देखना शुरू कर देता है, और वो अपने सोच में खो जाता है। और फिर वो आपको बताएगा कि क्या क्या दुख इस कम इनकम की वजह से वो और उनका परिवार झेल रहा है। दोस्तों कोई भी आदमी अपने कोई भी आदमी किसी भी काम को दो कारण से करता है, या तो वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, या वो अपनी जिंदगी में कोई दुख और पेन होता है उसे खत्म करने के लिए कोई भी आदमी कोई कदम उठाता है। तो सीधे आप उसके दिमाग में और दिल के अंदर पहुंच रहे हो। जब वो बोले कि ये कारण है, मैं इतनी परेशानियां झेल रहा हूं कम इनकम की वजह से, फिर आप उससे पूछिए कि इसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं आपकी लाइफ में, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट हैविंग दैट अपॉर्चुनिटी। मतलब आप उनसे ये भी बोल सकते हैं कि मान लो अगर आपने वेस्टीज ज्वाइन नहीं करा और आपको ये एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिली, तो आने वाले समय में आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों ये सवाल पीएमएफ को एकदम से एक्टिवेट कर देता है। अगर आदमी ने इस सवाल का जवाब दे दिया तो ये बिजनेस उसका अपना बिजनेस हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमें डाउनलाइन के पीछे डंडे ले लेके भागना पड़ता है, मीटिंग में आ जाओ, प्रोडक्ट खरीद लो, कंसिस्टेंसी, आज लास्ट डेट है। ये पता है क्यों हो रहा होता है? क्योंकि हमने ये एक्सरसाइज उस डाउनलाइन के साथ नहीं करी। ये एक्सरसाइज करने के दो नतीजे होते हैं, या तो वो बाहर हो जाएगा या फिर वो बिजनेस के अंदर आ जाएगा। वो शिवराज जी एक बहुत बढ़िया लाइन बोलते हैं, बाबा या तो वो मनोज मिश्रा जी बोलते हैं, बाबा या तो रेल में नहीं तो जेल में, धागे के इस पार या धागे के उस पार। तो ये एक्सरसाइज हम जिसके भी साथ ढंग से करेंगे तो वो या तो इस बिजनेस के अंदर आ जाएगा या बिजनेस के बाहर चला जाएगा। अब आपको चुप रहना है और ब्रीजिंग करनी है, जो मैं आगे आपसे टेक्निक डिस्कस करूंगा। आपको बुलवाना है उस व्यक्ति से ज्यादा। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं, आपको ऐसे भी लोग होंगे जो विदहोल्ड कर लेंगे, चुप हो जाएंगे। और कई बार तो इस प्रेजेंटेशन में लोग नाराज भी हो गए हैं, क्योंकि जब आप किसी को अंदर से थोड़ा सा कुरेदते हो ना, तो उसकी इमोशन हिल जाती है, और बहुत सारे लोग बहुत सारी अपनी दिल की बातें यहां से करना शुरू कर देंगे। और लास्ट सवाल, आप इन परेशानियों को लेकर के इतना चिंतित क्यों हैं? जब आप पूछेंगे ना, अगर आप वेस्टीज बिजनेस में सफल नहीं हो पाई, एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिल पाई, तो इसके क्या परिणाम होंगे। और जब वो अपने उन परिणामों के बारे में बात कर रहा होगा, लास्ट सवाल आपको पूछना है कि आप इन परेशानियों और परिणामों को लेकर के इतने चिंतित क्यों हैं। दोस्तों 99% केसेस में जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो 2 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं, और कुछ लोगों की आंखों से आंसू भी निकलते हैं। और यहां के बाद ये एक्सरसाइज करने के बाद दोस्तों वो आपके साथ आ जाता है, और वो फिर इस बिजनेस को आपका बिजनेस नहीं अपना बिजनेस मान लेता है, और फिर उसे ये वेस्टीज बिजनेस अपनी उन सभी समस्याओं का समाधान नजर आना शुरू कर देता है। और ऐसा करके आप किसी भी व्यक्ति के ट्रू पोटेंशियल को निकालना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये एक्सरसाइज प्लान से पहले करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खेत को बोने से पहले हम उसे जोतें और अच्छे से खाद डालें। और अगर हम ये एक्सरसाइज नहीं करते तो लोग इस बिजनेस में सीरियस नहीं होते हैं। जब आप इस प्रेजेंटेशन को कर रहे होंगे, इस एक्सरसाइज को कर रहे होंगे, अगली स्लाइड पे खालिद भाई,
हम कहीं और चले गए। यस दोस्तों, जब हम इस एक्सरसाइज को कर रहे होते हैं और सवाल पूछने के बाद आपको बिल्कुल चुप हो जाना है, उसे सजेशन नहीं देने हैं, बिल्कुल चुप हो जाइए। और जो साइलेंस है ना, आपकी चुप्पी, उसकी क्या पावर होती है साइकोलॉजिकली, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी ने उस व्यक्ति से इस तरह के सवाल पूछे। आज की डेट में कोई किसी के लिए कंसर्न नहीं होता, कोई किसी के लिए चिंतित नहीं होता। दोस्तों, ये सवाल पूछने के बाद आप उसके दिल में उतर जाएंगे। गिव हिम टाइम टू एक्सप्रेस हिज ओन आंसर्स। आप समय दीजिए। रिपीट लास्ट क्वेश्चन, मनीष जी पूछ रहे हैं। खालिद भाई वापस स्लाइड पे चले जाइए। लास्ट सवाल है कि मान लेते हैं, चौथा सवाल था कि वेस्टीज बिजनेस नहीं किए, सफल नहीं हुए, तो इसके क्या परिणाम होंगे। तो वो बताएगा कि यार जो जिंदगी में आज जी रहा हूं वही जीऊंगा, मेरे पास जिन जिन चीजों की कमी है ये होगा वो होगा। तो फिर लास्ट सवाल हमें पूछना है, व्हाई वुड दैट वरी यू। आप इसके लिए इतने चिंतित क्यों हैं इन परेशानियों को देख करके। तब वो आपसे अपनी दिल की बात शेयर करेगा, यार अगर मैं नहीं हो पाया तो मैं इसी तरह से जिंदगी काट दूंगा, मर जाऊंगा इसी तरीके से, मैं अपने परिवार को क्या दे पाया, मेरे अंदर वो चैंपियन वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो उसे रियलाइज होगा कि वो आज अपनी जिंदगी में क्या है, वो कितना बड़ा तोप तमंचा है, 5वें सवाल से पता लग जाएगा उसे खुद को। और वो खुद चूंकि उसके आंसर दे रहा होगा तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। आगे की स्लाइड पे आएंगे, पावर ऑफ साइलेंस। जब इन सवालों को हम पूछ रहे होते हैं तो उससे वो सारे सवालों के जवाब निकाल रहे होते हैं। तो शायद आप पहले व्यक्ति ऐसे होंगे जो किसी के दिल की इतनी गहराइयों में पहुंचा। और जब सवाल के जवाब वो व्यक्ति दे रहा होगा, वापस जब सवालों के जवाब वो व्यक्ति दे रहा होगा, तो दोस्तों वो उस व्यक्ति के प्रोस्पेक्ट के कमिटमेंट को भी दर्शाता है। जितने अच्छे से वो व्यक्ति इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा, उतना कमिटेड इंसान है वो। और अगर कोई भी व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट अच्छे से नहीं कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसके अंदर फ्यूचर पोटेंशियल नहीं है, वो आपके सिर्फ प्रोडक्ट का यूजर है, वो इस बिजनेस को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं करेगा। और अगर आप ऐसे व्यक्ति को साइन अप कराओगे तो ये आपके लिए प्राण पीड़ा सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला आने वाले समय में, राइट। तो ये एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। और एक चीज बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, हर आदमी का आइडिया बिल्कुल अलग है, हर आदमी की जिंदगी के प्रॉब्लम्स अलग हैं। सुमन मैम, बीबी शर्मा जी, इनका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना। एक व्यक्ति का, मेरी टीम में एक व्यक्ति है अलीगढ़ से जो बहुत बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। पैसा उनके लिए कोई ड्राइव नहीं था, वो लोगों से दोस्ती करना चाहते थे, लोगों से घूमना मिलना चाहते थे, लोग उनकी बात सुने। उनका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर वो था। उनकी 3 फैक्ट्रियां हैं, उनको बहुत ज्यादा लेना नहीं, पैसा उन्हें ड्राइव नहीं करता, उन्हें ड्राइव करता है कि लोग उनकी बात सुने। दोस्तों, कुछ लोगों को नए नए दोस्त बनाना बहुत ज्यादा पैशनेटेड लगता है। तो हर आदमी का पीएमएफ बिल्कुल अलग है और उसे उसके ही मुंह से हमें निकलवाना है। हाउ टू सेपरेट द शीप्स फ्रॉम द गॉट। बकरियों के बीच में से भेड़ को कैसे पहचानना है। दोस्तों, ये एक्सरसाइज आपको बताएगी कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो भेड़ है या बकरी है, राइट। सॉरी, मैं किसी भी व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सिर्फ बकरी और भेड़ का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि लेवल ऑफ कमिटमेंट किसका कितना है। सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने ये एक्सरसाइज क्रिएट करी। और इफ आंसर्स आर वीक, बेटर लुक फॉर अनदर प्रोस्पेक्ट। अगर उसके सवालों के जवाब बहुत कमजोर हैं, वो बहुत कैजुअली आपकी प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ज्यादा बेहतर ये होगा आप किसी दूसरे प्रोस्पेक्ट को देखिए, इस पे टाइम बर्बाद मत कीजिए। सर्च मोर एंड मोर प्रोस्पेक्ट्स। ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट के पास जाइए। सर, अभी इस दुनिया में बहुत सारे सिद्धार्थ जी बचे हुए हैं, बहुत सारे विवेक सक्सेना भी बचे हुए हैं जो ये बिजनेस में आएंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे। बकरियों के ऊपर ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 5-10 मिनट की एक्सरसाइज आपको बता देती है। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, हमारा जो रोल है वो सिर्फ एक माली की तरह है। हमारा काम क्या है, हम जमीन को खोदते हैं, उसमें बीज डालते हैं, और बीज डालने के बाद में हम उसमें पानी डालते हैं और एक अच्छे मौसम की उम्मीद करते हैं। आगे का काम बीज का है। अगर बीज कमजोर होगा तो वो नहीं उगेगा, और अगर वो मजबूत है तो दोस्तों वो उगेगा भी, और सारी परेशानियों को झेलते हुए वो एक महान वृक्ष भी बनेगा। ये विवेक सर से मैं बहुत ड्राइव होता हूं, ये एक्सरसाइज वो बहुत अच्छे से करते हैं। ये लाइन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डोंट वरी अबाउट पीपल्स। कमजोर बीज को आप कितना ही भी खाद दो, कितना ही भी पानी दो, वो एक ना एक दिन जरूर मर जाएगा, चाहे वो पहले दिन मरे, चाहे वो दूसरे दिन मरे, चाहे वो छोटा सा पौधा बनने के बाद मरे। और जो मजबूत बीज होते हैं ना दोस्तों,
आप उनको खाद पानी जो भी आप दो वो दो, लेकिन वो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। दोस्तों आप देखिए जितने भी क्राउन डायरेक्टर एंड यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर इस प्रेजेंटेशन के अंदर है, या आप देखिए विवेक सक्सेना जी को, सिद्धार्थ जी को, और जितने भी सफल लोग हैं किसी भी कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग में, उनकी जिंदगी में भी वही परेशानी आई है जो एक एवरेज आदमी की जिंदगी में आती है। लेकिन कमजोर बीज हिम्मत हार जाता है और बिजनेस को छोड़ देता है, लेकिन जो मजबूत बीज होते हैं दोस्तों, किसी की मदद मिले या ना मिले, वो अपनी जिंदगी में अपने सारे गोल्स अचीव करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको जो लोग अमीर बनाएंगे, आपको जो सफल बनाएंगे, वो मजबूत बीज बनाएंगे। तो क्रॉस चेक कीजिए कि आपकी टीम में कितने लोग मजबूत बीज हैं और कितने लोग कमजोर बीज हैं। आप भी चेक कर सकते हैं सर, आपके पास भी अधिकार है चेक करने के। तो अपनी डाउनलाइंस को इस एक्सरसाइज के थ्रू चेक करते रहिए। जो मजबूत बीज होंगे वो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। अब बात करते हैं शोइंग द प्लान। सॉरी, जो 4 बटन हम लोग बात कर रहे थे, मेल्ट द आइस, फाइंड आउट द हॉट बटन और प्रेस द हॉट बटन। अब बात आती है प्लान दिखाने की। अब साइकोलॉजिकली और मेंटली वो व्यक्ति प्लान देखने के लिए तैयार है। योर प्लान इज द सॉल्यूशन टू द होप्स, ड्रीम्स एंड फियर। दोस्तों अगर हम नोनी स्पिरुलिना बेचने जाएंगे, रिफाइंड ऑयल बेचने जाएंगे, साबुन बेचने जाएंगे, टूथपेस्ट बेचने जाएंगे, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे। हमारा प्लान जो होना चाहिए वो समाधान होना चाहिए, उसकी उम्मीद, उसके ड्रीम्स, उसके पीएमएफ का। तो हमें उसकी प्रेजेंटेशन में, अपनी प्रेजेंटेशन में डाल देना है उसके उन सपनों को। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बोला कि मैं दुनिया घूमना चाहता हूं, तो आप ट्रैवल फंड के बारे में थोड़ा सा ज्यादा समय लेंगे। मान लीजिए वो कहता है कि भाई मैं एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता हूं, तो आप एलओबी को थोड़ा सा और अच्छे से इलेबोरेट कीजिए। तो हमें जब प्रेजेंटेशन के अंदर हम उसके पीएमएफ को ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करके बार बार बोलते हैं, तो वो व्यक्ति को ये अपना लगने लगता है। और हाउ टू प्रेजेंट बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान इज ओनली सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। उसे लगना चाहिए कि मेरी जिंदगी में जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान वेस्टीज का ये मार्केटिंग प्लान है। और दोस्तों जिस दिन ये बात हो जाती है ना, फिर आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। फिर हल्का सा गाइड एंड मोल्ड करना है आपको, जो बेसिक हेल्प देनी है वो देनी है, फिर वो आदमी अपने लिए इस बिजनेस को करता है। और बिजनेस प्लान दिखाते समय हम किन चीजों का ध्यान रखना है, बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमें इस समय पे ध्यान रखनी है, वो मैं आगे की स्लाइड में आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों why this system works, stick to the formula of 4 key system for better results before showing the plan। हमने अपना प्रोस्पेक्ट का पीएमए फाइंड आउट कर लिया, फाइंड हॉट बटन, प्रेस देम, बिल्ड योर नेटवर्क सिंपल। एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, इस काम को करते समय आप वो सारे काम करेंगे जो बहुत आसान दिखने में होते हैं। मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज मत कर बैठना, क्योंकि जो भी कॉम्प्लिकेशन आप लेके आओगे अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में या प्लान में, तो सामने वाला उसे देख करके डर सकता है। तो सारी चीजें हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, उसके साथ दोस्त की तरह रह करके आसान आसान शब्दों में करनी है हमें। और जितना ज्यादा हम ये काम करेंगे उतना ज्यादा आप इसे सीख जाएंगे। अगली स्लाइड पे हम चलेंगे। दोस्तों 6 स्ट्रेटेजिक स्किल्स होते हैं जो हमें इस बिजनेस को, प्रेजेंटेशन को करते समय यूज करने हैं। सबसे पहली चीज होती है ब्रीजिंग। ब्रीजिंग के आगे कुछ और फर्दर पोर्शन है। ब्रीजिंग होती क्या है? ब्रीजिंग होती है कि आपका जो कन्वर्सेशन है, किसी ने सवाल पूछा है सर हिंदी में भी स्लाइड्स हो तो वो शेयर कर दीजिए। मुनेश कुमार जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये किताब खरीदिएगा और उस किताब को पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी में पीपीटी बनाना बड़ा टफ काम है, यही बहुत चैलेंजिंग होता है। तो आप बुक पढ़िएगा, हिंदी में बुक अवेलेबल है और वो आप अच्छे से समझ पाएंगे जी। तो पावरफुल ब्रीजिंग, ब्रीजिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो बातचीत करते समय उसे अपनापन लगे और हमारी बातचीत बहुत खुशनुमा माहौल में हो। आपने अक्सर देखा होगा कई बार हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, जो हमारा कन्वर्सेशन होता है, वो अच्छे से आगे नहीं बढ़ रहा होता। जैसे मसलन हम मान लीजिए आप कुछ अननोन लोगों के बीच में जाके बैठ जाते हैं, तो वो लोग तो आपस में बात कर रहे होते हैं लेकिन आप उस बातचीत के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो बड़ी ऑकवर्ड बातचीत होती है। ब्रीजिंग क्या करती है? ब्रीजिंग हमें उस बातचीत में अलाइव करती है। मतलब अगर 2 लोग बैठे हैं ना, तो उन्हें अपनापन फील होता है बातचीत करते समय, इसे ब्रीजिंग कहते हैं। और ब्रीजिंग के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। जैसे आप जब बातचीत शुरू करें तो कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ पावरफुल वर्ड्स होते हैं। जैसे उसने कुछ भी बोला तो आप बोलिए मतलब, इसका उदाहरण, अच्छा ऐसा होगा तो कैसा होगा, इसका मतलब। ये जो सवाल होते हैं ना दोस्तों, ये आपकी बातचीत को और गहनता में लेके जाते हैं, मतलब आपका अपनापन आ जाता है। जैसे मान लीजिए 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैं और राठौर जी बात कर रहे हैं, तो राठौर जी अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, तो मैं कहूंगा अच्छा मतलब आपने ऐसा कर दिया,
तो राठौर जी बहुत खुश होंगे इस बात से। या अगर मैं, राठौर जी मुझे कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं और मैंने ये बोला इसका मतलब एग्जाम्पल से समझाओ, तो राठौर जी को साइकोलॉजिकली फीलिंग क्या होगी कि ये बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिन्हें आप यूज करके, कुछ एग्जाम्पल्स है जिन्हें यूज करके आप अपनी बातचीत को बहुत वो बना देते हैं। और सतपाल जी ने बहुत अच्छा बनाया, हिंदी में इसे बोलते हैं पुल बनाना, यानी दो किनारों के बीच में पुल एक ऐसा काम करता है जो हमें जोड़ता है, यानी बातचीत में पुल बनाने को ब्रिजिंग बोलते हैं। थैंक यू सो मच सतपाल जी। इसमें सबसे जरूरी जो टेक्निक होती है वो होती है हेड नॉट टेक्निक, यानी आप अपनी मुंडी को हिलाएं, चाहे आगे पीछे ऐसे करके। आप देखिएगा, आप जब किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, मैं अभी इस प्रेजेंटेशन को दे रहा हूं तो कुछ लोगों के चेहरे मेरे सामने हैं, जब उन्हें वो बात सही लगती है तो वो ऐसे गर्दन ऊपर से नीचे की तरफ हिलाते हैं, और कुछ लोग जब आपसे सहमत नहीं होते तो वो गर्दन को ऐसे हिलाते हैं, राइट। तो आपका जो हेड नॉडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों बॉडी लैंग्वेज के पार्ट पे, कन्वर्जेशन के टाइम पे। नॉडिंग अ हेड इज ए गेस्चर। इसके अलावा मिनिमल एनकरेजेस, जब आप बातचीत करें तो अरे वाह क्या बात है, अच्छा ऐसे किया आपने, ओहो रियली, ये जो शब्द हैं दोस्तों ये पुल बनाने की प्रक्रिया को और तेज कर देंगे, यानी आपको उस बातचीत के अंदर जल्दी से लेके आ जाएंगे। आप आज से इसकी, देखिए सारे लोग नेचुरली इसे करते हैं बट आज तक किसी ने नोटिस नहीं किया। आप देखो जब आप बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो आप ब्रीजिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बच्चे कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से नहीं कर रहे होते, तो आप उनसे कम्युनिकेशन शुरू करने के लिए अले मेला बाबू, कैचा है बाबू, काका आएगा, ऐसे ऐसे बात करते हैं ना, और अपनी हेड नॉडिंग भी कर रहे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो वहां ब्रीजिंग आप ऑटोमेटिकली करते हैं। तो इन्हीं चीजों को थोड़ा सा नोटिस करना है कि ये हमारी प्रेजेंटेशन में कैसे इफेक्टिव हो जाएंगे। एनकरेज अदर पर्संस, आई सी, ओ, इस तरह के शब्दों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी ब्रीजिंग को और इफेक्टिव बना सकते हैं, यानी पुल बनाने की प्रक्रिया को और आसान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और टेक्निक है। इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, आंखों का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। 87% कम्युनिकेशंस आंखों से आता है दोस्तों, आप कभी भी नोटिस करना। और फीमेल्स इसके अंदर बहुत एक्सपर्ट होती हैं। फीमेल्स हमेशा, आप कभी भी देखिएगा, वो जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तो फीमेल्स आपकी आंखों में सबसे पहले देखती हैं। हालांकि मेंस भी करते हैं बट बॉडी लैंग्वेज में ज्यादा एक्सप्रेशन फीमेल्स ऑब्जर्व कर पाती हैं और एक्सप्रेस कर पाती हैं, पुरुष इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जब वो बुक पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो दोस्तों आपकी आंखों से झलकता है। तो 87% कम्युनिकेशन आपका आंखों के जरिए ट्रांसफर होता है, 9% जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारे कानों से ट्रांसफर होता है, और 4% जो कम्युनिकेशन है वो बाकी अदर सेंसेस से होता है। तो आपको अपनी आंखों का कंट्रोल जरूर करना है। यहाँ पे एक बहुत फाइन लाइन है, हमें सामने वाले जिससे भी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इसमें हमारी इंटेंशन, यानी हम किस इंटेंशन के साथ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता ही है। साथ ही साथ हम कितने कॉन्फिडेंस से सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के देखते हैं। और हाँ, इसे प्यार से कीजिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़े से गुस्से में करेंगे तो इसे घूरना कहते हैं। तो कॉन्फिडेंस और घूरने में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप इसे ढंग से नहीं कर पाए तो सामने वाला इसे घूरना समझ बैठता है और ये उल्टा बाउंस बैक हो जाएगा आपके ऊपर, तो वो आपको बहुत बुरा व्यक्ति मानने लगेगा। तो बुक को बहुत प्यार से, किसी ने पूछा है बुक का नाम शुरुआत में क्लियर किया था, सवाल ही जवाब है। एक्चुअल में तो वही वाली बात हो रही है, कुछ लोग थोड़ा सा लेट आते हैं ना मीटिंग के अंदर। एक गांव में एक बार क्या हुआ, ठाकुरों का गांव था, और ठाकुरों के गांव में मेरा जैसा एक आदमी, पंडित आदमी, कथा पढ़ने गया, और कथा पढ़ के पहला अध्याय शुरू करा ही था, जैसे ही प्रथम अध्याय सत्यनारायण की कथा का खत्म करा तो दूसरे ठाकुर साहब आए, बड़े ठाकुर साहब, बोले पंडित जी शुरू से दोबारा सुनाओ। तो पंडित जी बेचारे क्या करते, ठाकुर साहब का आदेश है सुनानी पड़ेगी, तो उन्होंने पूरी कथा का प्रथम अध्याय दोबारा से शुरू करा, और जैसे ही वो प्रथम अध्याय समाप्त हुआ तीसरे ठाकुर साहब आ गए बोले कि ठाकुर साहब कथा दोबारा से शुरू करो। अब बेचारे सुबह से लेकर शाम तक पंडित जी पहला अध्याय पढ़ते पढ़ते रह गए, कथा पूरी नहीं हो पाई। सॉरी, मैं सिर्फ मजाक के लिए वर्ड बोल रहा हूँ। ये सारा चैनल, ये प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो बीच बीच में जब आप सवाल इस तरह के पूछते हैं तो सारा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो आपकी आंखों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ हम कल बॉडी लैंग्वेज को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो बॉडी लैंग्वेज है ये आपके कन्वर्सेशन का बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी कम्युनिकेशन में और कन्वर्सेशन में। आप कभी देखिएगा जो बहुत सफल लोग होते हैं वो लोग बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट होते हैं। जितने भी फिल्म स्टार हैं और दोस्तों जितने भी नेता हैं ये बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी बराक ओबामा को देखा है? आप यूट्यूब पे जाना और बराक ओबामा जी की ना स्पीच सुनना, और क्या परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज होती है। दोस्तों मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, ये जितने भी डेलीगेट्स होते हैं ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं या सेक्रेटरीज होते हैं देशों के, या रक्षा मंत्री होते हैं, ये जितने भी लोग होते हैं ना, इनके अलग से बॉडी लैंग्वेज के कोच होते हैं कि आप कुर्सी पे कैसे बैठेंगे, कैसे खड़े होंगे, किस तरीके से सामने वाले से बात करेंगे, आपका पोस्चर क्या होगा। दोस्तों ये बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आप लोगों को एक मजे की बात बताता हूं, जब हम किसी भी दूसरे देश में जाते हैं तो हमें वीजा लेना होता है, और अमेरिकन एम्बेसी में आप जब भी जाएंगे, अमेरिका का अगर आपको वीजा लगवाना हो तो वहां बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स आपसे सवाल पूछते हैं। जितने भी पुलिसमैन होते हैं हमारे बीच में, अगर कोई पुलिसमैन हो वो बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट हो जाते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है जब बैरिगेटिंग पे चेकिंग होती है तो पुलिस वालों को कैसे पता लगता है कि किसके पास कागज नहीं है? वो बॉडी लैंग्वेज देख के पहचान जाते हैं कि इस आदमी के कागज पूरे नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और कल मैं इसे बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ के नेटवर्क मार्केटिंग में किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, वैसे ज्यादातर चीजें तो मैं इसमें कवर अप करूंगा, लेकिन कल हम और विस्तार से करेंगे। व्हेन यू मीट अ न्यू पर्सन, आपकी बैठने की जो पोजीशन होती है दोस्तों वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप कोशिश ये करें कि जिस तरीके से सामने वाला बैठा है उसी तरीके से हमें बैठना है। अक्सर देखा गया कुछ लोग पीछे कमर लिटा के बहुत लंबे फैल के लेट जाते हैं, इसका मतलब ये दर्शाता है कि आप बहुत ही लापरवाह किस्म के इंसान हैं। कुछ लोग सिकुड़ के बैठते हैं, टेबल पे हाथ पैर बांध के बैठते हैं, इसका मतलब सामने वाला ये लगाता है कि आप बहुत ही कंजर्वेटिव इंसान हैं, आप किसी से बातचीत में घुलते मिलते नहीं है। दोस्तों जैसे सामने वाला बैठा है कोशिश कीजिए बिल्कुल वैसे ही बैठने की। अगर सामने वाला टांग के ऊपर टांग रख के बैठा हुआ है तो ये ब्रीजिंग के पार्ट हैं, आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपको आ जाएगा, और इस किताब को बार बार पढ़ेंगे। आपके बॉडी एंगल क्या होते हैं, जैसे सामने वाला मान लीजिए राइट हैंड साइड पे कोहनी रख के थोड़ा सा झुका हुआ है, तो आपको भी ठीक उसी तरीके से बैठने की कोशिश करनी है। जब आप उसके जैसे दिखने शुरू हो जाते हो ना, तो साइकोलॉजिकली सामने वाला ये समझने लगता है कि मेरे जैसा ही है। आपके जो हाव भाव है, आपके हाव भाव में हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, आप कूल होने चाहिए, शांत होने चाहिए। आपके जो एक्सप्रेशन है वो हड़बड़े वाले नहीं होने चाहिए, जैसे सामने वाला बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। अब मैं आपको एक चीज और टेक अवे देता हूं, जब हम लोगों से फोन पे बात करते हैं तो जनरली 3 तरह के लोग होते हैं। एक बहुत धीमी आवाज में बात करते हैं, एक बहुत ऊंची आवाज में बात करते हैं, और एक लोग होते हैं जो बहुत स्पीड से बात करते हैं। तो दोस्तों अगर सामने वाला स्पीड से बात कर रहा है और आप धीरे धीरे बात करते हो तो आपका कम्युनिकेशन लंबा नहीं होने वाला है। तो आप अपने टेम्पो को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, आप भी स्पीड से थोड़ा सा बढ़ाइए। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल दुगनी फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में आ जाइए, आप कोशिश कीजिए वो जिस तरीके से बात कर रहे हो उस तरीके से मैचअप करने की। आप देखना आपके कम्युनिकेशन में 4 चांद लग जाएंगे। इसके अलावा टोन ऑफ वॉइस जो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर रहा था दोस्तों, अगला जो स्टेप है वो होता है हैंडशेक्स, स्माइल, ड्रेस एंड पर्सनल स्पेस। ये कुछ और चीजें हैं जो हमारी प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। दोस्तों हाथ मिलाने का तरीका, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि अगली स्लाइड के ऊपर आएंगे, मैं एक एक करके आपको क्रिएट करता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे पाम पावर, जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो कुछ लोग हाथ ऊपर रखते हैं, कुछ लोग हाथ नीचे की तरफ झुका के रखते हैं, और कुछ लोग फिंगर पॉइंट आउट करके प्रेजेंटेशन देते हैं। तो दोस्तों इनके क्या क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट है सामने वाले के। पाम ऊपर रखना जो पहला पोस्चर है, जब आप हथेलियों को खुला रखते हैं सामने की तरफ, आप प्रेजेंटेशन देते हैं, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेट कनेक्शन स्लो है, मैं कोशिश करता हूं। ये इस तरह से रखते हैं आप अगर खुले हुए हाथों को इस तरीके से, तो दोस्तों इसका मतलब होता है पुराने जमाने में लोग इसे कंफर्टेबल फील करते थे कि आपके हाथ में कोई हथियार तो नहीं छिपा हुआ। और धीरे धीरे साइकोलॉजिकली, मतलब हाथ अगर आप खुले रखेंगे ना तो सामने वाला कंफर्टेबल महसूस करता है। वहीं जब आप हाथ नीचे रखते हैं, अगली स्लाइड के ऊपर आएंगे, इस तरीके से आप बातें करते हैं, ज्यादा कम्युनिकेशन इस तरीके से करते हैं, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप उन्हें डरा रहे हैं, आप उन्हें डोमिनेट कर रहे हैं, आप उन्हें अपने से कुछ काम निकलवाना चाहते हैं। और तीसरी चीज होती है दोस्तों, कभी भी जिंदगी में उंगली दिखा करके बात मत करना।
ठीक है ना। एक वो गोलमाल फिल्म आपने देखी होगी जिसमें अजय देवगन को अगर कोई उंगली दिखा देता है तो उसकी उंगली तोड़ देता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों। कभी भी हमें प्रेजेंटेशन में उंगली दिखा करके बात नहीं करनी है। जनरली जो हाथ नीचे रख के प्रेजेंटेशन देते हैं या उंगली दिखा के बात करते हैं, ऐसे लोगों को एरोगेंट और खराब व्यक्ति माना जाता है। और चूंकि हम परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हम कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। अगली स्लाइड पे आएंगे दोस्तों, हम बात करेंगे हाथ मिलाने की टेक्निक्स। दोस्तों 3 तरीके से हाथ मिलाया जाता है। एक, हाथ मिलाते समय जैसे मान लीजिए मिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिलते हैं, तो आप देखिएगा, इसे थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पहली बार आप किसी से मिलते हैं तो पहला इंप्रेशन दिखाने का दोबारा कभी जिंदगी में मौका नहीं मिलता। ये लाइन याद रखिए, आपको पहला इंप्रेशन दोबारा दिखाने का जिंदगी में कभी मौका नहीं मिलेगा। और पहले जो 1.5 से 2 मिनट होते हैं, वो आपके बारे में सामने वाले व्यक्ति इस समय के अंदर आपके बारे में 60 to 70% अपनी छवि आपके अपने मन में बना चुके होते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए, अगर मैं अपना हाथ ऊपर रखता हूं हाथ मिलाते समय, तो इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूं और लोग इसे नोटिस करते हैं। अगर मैं अपना हाथ नीचे की तरफ रखता हूं दूसरे से हाथ मिलाते समय, तो इसका मतलब यह है कि मैं कमजोर हूं, मैं आपसे ड्राइव होऊंगा। और दोस्तों एक चीज की गलती मत करना कभी भी, अपना हाथ ना तो ऊपर रखना है, अपना हाथ ना ही नीचे रखना है। हमें अपना हाथ बैलेंस में रखना है, जैसा कि फोटो के अंदर दिखाया गया है। आप कभी भी नोटिस करना, आज से आप लोगों को नोटिस करना शुरू कर दो, जो गुस्सैल व्यक्ति होते हैं, जो जो बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं सारे लोगों को, वो हाथ मिलाते समय हमेशा अपना हाथ ऊपर की तरफ रखेंगे। और जो बहुत कमजोर महसूस करते हैं, जो बहुत दबे हुए से महसूस करते हैं लोग, वो जब भी आपसे हाथ मिलाएंगे वो नीचे की तरफ अपना हाथ रखना पसंद करते हैं। और सही तरीका क्या है हाथ मिलाने का दोस्तों, वो फोटो में दिखाया गया है। आप अपना हाथ ना ऊपर रखेंगे और ना ही नीचे रखेंगे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, कुछ लोग जो बिल्कुल नकारात्मक लोग होते हैं, जो डिप्रेस्ड व्यक्ति होते हैं, मछली वाला हाथ हम उसे बोलते हैं, वो हाथ जब मिलाते हैं तो वो अपना हाथ आपके हाथ में दे देते हैं। होता है ना, कुछ लोग जब हाथ मिलाते हैं तो अपना हाथ ही आपके हाथ में रख दे, ले भैया तू ही हिला ले इसे मेरे हाथ को। तो ऐसे लोग बिल्कुल नकारात्मक होते हैं, इनकी जिंदगी में कोई ड्रीम और कोई टारगेट नहीं होते हैं। तो दोस्तों इन सब चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है हमारी प्रेजेंटेशन को। कंचन मैम, मैं आपसे सवाल जरूर आपका क्लियर करूंगा, उसे लिख के रखिएगा। मैं अभी बस खत्म करने वाला हूँ, डिटेल में हम इसे और आगे हम कल जाएंगे। अगली स्लाइड के ऊपर जाएंगे दोस्तों। बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू रीड दी साइंस। फेस टू फेस प्रेजेंटेशन में बॉडी लैंग्वेज सबसे बड़ा योगदान देती है। द इम्पैक्ट योर मैसेज, ये आपके मैसेज को बहुत इंपैक्टफुल बना देती है। शब्द दोस्तों 7 से 10% इम्पैक्ट डालते हैं। हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो 20 से लेकर 30% इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज होती है दोस्तों, वो 60 से 80% इम्पैक्ट डालती है। और बॉडी लैंग्वेज कल मैं बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ क्रिएट करने वाला हूं। आप फोटो में देख रहे होंगे, एक महिला पीछे की तरफ लेट के बैठी हुई है, कमर लेटा के, और सामने वाली जो लेडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठी हुई है। तो इनके बैठने का क्या मतलब है? ये महिला को ऐसा माना जाएगा कि ये बहुत लापरवाह है और ये भविष्य में लीडरशिप नहीं अपना सकती। और सामने वाली जो लेडी है, इसे देख के आपको लगेगा कि ये बहुत ध्यान से कोई काम कर रही है, बहुत अटेंटिव है और बहुत ध्यान से इस काम को करने वाली है। तो दोस्तों बॉडी लैंग्वेज को हम बहुत डिटेल में कल बात करेंगे, और ड्रेसअप और इस सब के बारे में कल बहुत डिटेल में बातचीत होगी। सामने वाला जो व्यक्ति है, मैं आपको एक बात बताऊं, जहां कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता वहां बॉडी लैंग्वेज काम करती है। प्रेजेंटेशन अभी हम यहीं पे फिनिश करेंगे, कल इसे डिटेल में हम बात करेंगे दोस्तों। बॉडी लैंग्वेज आप ऐसे समझिए, डे टू डे बेसिस में बॉडी लैंग्वेज कैसे काम करती है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आप किसी के घर जाते हैं, और जब घर पहुंचते हैं तो अक्सर कुछ लोगों के घर में डॉगी होते हैं, कुत्ते होते हैं नहीं होते? यस, बिल्कुल। अब जब आप उस घर में गए, अब जैसे आप उस घर में घुसोगे, तो क्या वो चीजें आप नोटिस करोगे जिन्हें देख के आपको पता लगेगा कि ये जो सामने वाला डॉगी है ये आपसे प्यार कर रहा है, ये आपको काटेगा? क्या क्या वो चीजें होती हैं? पहली चीज, अगर वो पूंछ हिलाएगा, उछल उछल के आपसे प्यार, आपको चाटेगा, सूंघेगा, इसका मतलब क्या है? वो आपसे डरा हुआ नहीं है और वो आपको काटना भी नहीं चाहेगा। लेकिन अगर वो आपको देख के भौंकना शुरू कर दे, अपने दांतों को भींचना शुरू कर दे और पूंछ को स्ट्रेट कर ले, इसका मतलब क्या है? ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब कुत्ते और हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन थोड़ी हुआ, लेकिन एक कम्युनिकेशन हुआ जिसे हम बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन।
दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी बेचारे शादीशुदा आदमी है ना, बेचारे शादीशुदा आदमी है, जब वो शाम को घर पहुंचते हैं तो उनके कम्युनिकेशन में ज्यादा रोल बॉडी लैंग्वेज का होता है ना। अंदर के माहौल को देख के बेचारे अंदाजा लगा लेते हैं क्या तांडव होने वाला है हमारे घर में, राइट। तो बॉडी लैंग्वेज नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़े बड़े रोल प्ले करता है। कैसे हम एक प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज को अपना सकते हैं, कैसे हम अपने कम्युनिकेशन को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं, इसके बारे में हम कल डिटेल से चर्चा करेंगे। और अब हमारा जो समय है दोस्तों वो है कुछ सवाल, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर था, तो मैं चाहूंगा कि हम 2-3 लोगों के सवाल भी लें। एकता मैम या राठौर जी, कौन कंट्रोल कर रहा है इसे? हेलो। यस सर। जिन्होंने रेज हैंड की है अभी सर, उनसे बुलवा सकते हैं अभी नए लोगों से। कंचन मैम ने कुछ सवाल वो पूछना चाहती हैं, आप उनको ओपन कर दीजिए। कंचन मैम आपका माइक ऑन है। आपके मोबाइल पे एक स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा अनम्यूट नाउ, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप बोल पाएंगे। कंचन मैम अनम्यूट नहीं हो पा रहा। ओके, जिनके रेज हैंड है, अगर कोई लोग सवाल पूछना चाहते हैं, 2-3 लोग। अजय गुप्ता जी। हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा नाम अजय है, मैं दुर्गापुरी शादरा से बात कर रहा हूँ। जी अजय। सर सवाल ही जवाब के अंदर मैंने बुक पढ़ी है एंड मैंने इसको थोड़ा सा फॉलो भी किया। एंड प्रॉब्लम क्या आया कि या तो वो प्रैक्टिस नहीं हो पाया, बिकॉज जब मैं बुक पढ़ के और किसी को प्लान दे रहा हूँ तो मैं उसको, मेरे माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन 2-4 दिन 5 दिन के बाद जो फ्लो है वो बीच में ब्रेक हो जाता है। तो सर इसको कैसे मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत ट्राई करता हूँ, जब मेरा उससे बात हो जाती है तब मेरे को यार मैंने सीक्वेंस से बात की। अजय जी, इसके लिए एक सबसे अच्छा टेक्निक क्या है, जो खालिद भाई ने प्रैक्टिस में लेके आए थे और वो मुझे बड़ी पसंद आई। आप अपने विजिटिंग कार्ड के पीछे ना इनको प्रिंट कर लीजिए, तो आपको बातचीत करने में आसानी रहेगी। क्योंकि शुरुआत में लगभग 50 से 60 बार आपको ये देख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम कोई काम देख देख के कर रहे हैं ना, तो आपको हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। सामने वाला यही नोटिस करता है, देख देख के ही तो बताना है। और जब 40-50 बार आप ये प्रैक्टिस रेगुलर कर लेंगे ना, तो ये आपकी बातचीत का हिस्सा बन जाएगा। शुरू में जब आप करते हैं तो आपको लग रहा होता है कि मैं कुछ अलग कर रहा हूं, लेकिन जब आप 40-50 बार इस प्रैक्टिस को कर लेंगे तो ये आपकी प्रेजेंटेशन का ऑटोमेटिक हिस्सा बन जाएगा। 40-50 बार तक आपको इसे कॉन्शियसली करने की जरूरत पड़ेगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल करना शुरू कीजिए, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। और दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि एक पेपर के ऊपर प्रिंट आउट निकाल करके आप अपनी फाइल में लास्ट में लगा भी सकते हैं, या शुरू में भी लगा सकते हैं, सो दैट आप लोगों से देखो होता क्या है सर, जब आप कभी भी कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हो ना, आपकी जो रेपो है, आपकी रेपो अगर सामने वाले की निगाह में अच्छी बन गई ना, और उसे एक चीज समझ में आ गई कि ये मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बात करने वाला है या कर रहा है, तो वो आपकी आगे की प्रेजेंटेशन को बहुत अटेंटिव होकर सुनता है। तो पहले 5-10 मिनट या आधा घंटा या पौना घंटा प्रेजेंटेशन के पहले के बहुत जरूरी होते हैं, जो इस किताब के थ्रू किए जाए। अगर आप इसे ऐसे करना शुरू करेंगे तो दोस्त, बड़े बड़े नेटवर्कर इसी तरीके से आते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स आते हैं ना, वो इसी तरीके से आते हैं। आगरा में एक लीडर है, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, अभी विवेक सर ने उनको ज्वाइन कराया था। तो विवेक सर तो इसे इतना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, मतलब वो बात सुनने को तैयार नहीं था, और ये एक्सरसाइज करने के बाद वो आदमी अपने घर से उठ के विवेक सर के साथ होटल में आया और पूरी रात उसने उनके साथ बातचीत करी। तो शुरुआत में आपको ये लगेगा कि आप कुछ अप्लाई कर रहे हो, बट जब ये आपकी उस सिस्टम में आ जाएगा ना, बहुत मजा आएगा इसे करने में। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। अक्षय हियर। हाँ अक्षय बोलिए। सर ये जो आज आपने बताया मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि सर हम प्लान तो देते हैं पर कन्वर्जन रेशियो हमारा थोड़ा कम हो जाता है। पर सर अभी मेरे को एक चीज पूछना है, जब मैं ये ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं अनजान लोगों के साथ, तो सर ये प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर इनको फर्स्ट टाइम देना चाहिए कि प्लान शो के बाद?
पहली चीज तो मैंने एक डिस्क्लेमर दिया था कि ये 1-on-1 या 1-on-2 प्रेजेंटेशन पे लागू होते हैं, जब आप आमने सामने बैठ के लोगों से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज की एग्जिस्टेंस तभी आती है जब लोग आसपास बैठे हों, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक बात ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की है, तो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ आपका साउंड मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप किस तरीके से, किस मॉड्यूलेशन में, किस स्पीड से और कितना हल्का है, कितना भारी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी प्रेजेंटेशन दिखाने की जल्दबाजी मत करो। ओके, ठीक है, टेक योर टाइम, टेक हिज टाइम। आपने अक्सर देखा होगा टेलीकॉलिंग जब होती है, थोड़ा सा नोटिस करो, हर चीज से सीखा जा सकता है। जितने भी टेलीकॉलर होते हैं जो सस्ते या मतलब छोटी कंपनीज होती हैं, वो सीधे फोन ऑन करा, सर मैं फलाने बैंक से बोल रही हूँ और आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत, शुरू हो जाते हैं। yes. और जो प्रोफेशनल होते हैं, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, या मर्सिडीज से जब भी मेरे पास फोन आता है, तो वो सबसे पहले बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, मनोज दिस साइड फ्रॉम मर्सिडीज बेंज, सर मैं क्या आपसे 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए बात कर सकता हूं? अगर मैंने बोल दिया नहीं, ओके सर अगला समय कौन सा होगा, क्योंकि मुझे आपकी सर्विस के विषय में आपसे बात करनी है। अगर मैंने बोल दिया 3 घंटे बाद, तो वो अगला सवाल नहीं पूछते, फिर वो 3 घंटे बाद कॉल करते हैं। तो मुझे क्या फीलिंग होती है कि यार ये सामने वाले से जिससे मेरी बात हो रही है बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, तो मैं भी फिर उस प्रोफेशनलिज्म के साथ में इंटरेक्ट करता हूँ। अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड के लिए जब मेरे पास फोन आया था, तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने अपने कार्ड के बारे में बताया और मुझसे बाकायदा परमिशन मांगी, और दोस्तों पहले ही कन्वर्सेशन में मैंने वो कार्ड बनवा लिया था। तो हम जितने प्रोफेशनल होते जाएंगे ना अक्षय, उतने ज्यादा रिजल्ट हमारे कन्वर्ट होते शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले आप उनसे बातचीत कीजिए, उनसे घुलिए मिलिए, और फोन पे हम पीएमएफ निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आजकल व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे हम ये सारी चीजें उनको पहले भेज दें कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों जुड़ते हैं। सर मैंने आपको एक इमेज भेजी है, वो एक बार देखिए, उसमें से कुछ छांटिए, तब मैं आपसे आगे की बात करूंगा। फिर जब इमेज उसके पास फोन पे होती है, तब हम अपनी बातचीत शुरू कर सकते हैं। चलेगा सर, थैंक यू सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। मेरा नाम एहतेशाम अहमद हुआ, मैं जहानाबाद बिहार से बिलोंग करता हूँ। जी सर। मेरा क्वेश्चन ये है सर ना कि कभी कभी तो एक सेकंड, आपका नाम है एहतेशाम जी, इसका मतलब क्या हुआ? एहतेशाम का मतलब होता है मदद करने वाला। अरे वाह, क्या बात है, वेरी ब्यूटीफुल। बताइए सर। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे अपने आप पे कंट्रोल कर लेते हैं कि बॉडी लैंग्वेज ये सब चीज कंट्रोल हो जाए, उसको बुक भी पढ़ लेते हैं कि लोकेशन जो किसी से फेस टू फेस बात करे तो हड़बड़ाए नहीं, बट अगर जिससे पास प्लान किसी को दिखा रहे या सपोज इंटरव्यू के लिए कहीं गए, तो वहां उसके पास बैठने के बाद ही बॉडी में कंपन, थरथराहट हो जाता है, डर लगने लगता है। बिल्कुल। ऐसा क्यों? ये सर कैसे दूर किया जा सकता है? मैंने, अगर आपने पुराने सेशंस अटेंड किए हो यूट्यूब के ऊपर, वो 15 दिन वाला सेशन पढ़ा हो, उसमें इसका बहुत डिटेल से विस्तार से जवाब दिया है। मैं दोबारा से शॉर्ट में बता देता हूं। जब भी आप रिजल्ट के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो आप फंबल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप रिजल्ट के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो आप फंबल हो जाएंगे। और जब आप गेम खेलना शुरू कर देंगे, बचपन में याद करो कैसे आप गेम खेलते थे, कि आपको रिजल्ट की चिंता होती थी? बिल्कुल नहीं, है ना। आप गेम का एंजॉय करते थे, गेम खेलते थे मजे से, है ना। वो लट्टू, वो कंचे, वो गिल्ली डंडा, वो टायर, हम हार जीत के लिए नहीं खेलते थे। जिस दिन से हमने हार जीत के लिए खेलना शुरू कर दिया ना, और अपने आप को साबित करना शुरू कर दिया, तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक गिफ्ट है हमारी बॉडी में आ जाते हैं, जिसे डर लगना कहते हैं, या फंबल होना, या हड़बड़ाहट, या हकलाना, ये सब चीजें तब आती हैं। और वो एक सेशन के अंदर मैंने बहुत अच्छे से क्रिएट किया है। जब आप अपने लिए आई माई मी में रहते हैं, तो आपके साथ ये नेगेटिव इमोशंस और कमजोर, वीकनेस, ये सब चीजें आ जाती हैं। लेकिन जब आप एहतिशाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे, यानी किसी की मदद करने के लिहाज से काम करेंगे, तो आपको डर नहीं लगेगा, कोई चिंता नहीं होगी। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आप ये सोचिए कि अगर ये इंटरव्यू पास हो जाएगा तो मेरी फैमिली को इससे बेनिफिट होगा, और मैं अपने आप को और आगे प्रूव कर पाऊंगा, और ये मेरी जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू नहीं है। अभी मेरी लाइफ बहुत आगे है, मुझे बहुत सारे इंटरव्यूज देने, ये एक इंटरव्यू है मेरी जिंदगी का। तो आप 90% डर से बाहर आ जाएंगे। और ठीक इसी तरीके से प्लान दिखाने के समय हम ये सोच सकते हैं, 130 करोड़ तो ऑफिशियल लोग हैं साहब हमारे देश में, अनऑफिशियली कितने हमें पता भी नहीं है। तो लोगों की चिंता मत करो, थोक के रेट में, और घबराने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारे सिद्धार्थ सिंह, बहुत सारे विवेक सक्सेना, बहुत सारे राजीव शर्मा, और बहुत सारे लोग अभी इंतजार कर रहे हैं आपका कि आप आए, उन्हें प्लान दिखाएं, और वो इस बिजनेस में डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बने। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, संजय जी।
सर मैं आपको बहुत मानता हूँ और आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। आपका ट्रेनिंग हमेशा देखता रहता हूँ। लेकिन ये आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत अमेजिंग था। राठौर सर ने सुबह सुबह करते थे मॉर्निंग सेशन, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज का जो ट्रेनिंग सेशन में मुझे सर कुछ सवाल है सर आपसे। बिल्कुल। सवाल सर ये है। संजय जी, किताब का ही नाम सवाल ही जवाब है, तो सवाल तो होने लाजमी है। पूछिए जी क्या सर, क्या सवाल है। जी सर, थैंक यू सर। सर आज मैं एक्चुअली क्या ना, जो मैं प्लान करता हूँ मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ और मैं प्रोफेशनल तरीके से बात नहीं कर पाता हूँ। तो इसका रीजन क्या है सर? मैं समझ नहीं पाता हूँ। जो मैं कुछ प्लान दिखाता हूँ ज्यादा, सामने वाले से ज्यादा मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ। ओके, तो संजय जी इसका कारण ये है कि आप अपने आप को ड्राइव नहीं कर रहे हैं, आपकी इमोशंस आपको ड्राइव कर रहे हैं। कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि पास्ट प्रोग्रामिंग के आधार पे, सिद्धार्थ जी बोलते हैं ना मैं कौन हूं, मैं एक चैंपियन हूं, बोलते हैं ना, तो मैं कौन हूं, मैं प्रोग्राम्ड दिमाग हूं। ठीक है, पास्ट में हमारे साथ जो इमोशंस हुए, शाम के समय 8 बजे एक प्रोग्राम चल रहा है जो शिवराज जी करते हैं, सुबह से कहा है ना, वो प्रोग्राम आप अटेंड कीजिए। आप इमोशंस के ऊपर कैसे ओवरकम कर जाएंगे, कैसे आप प्रोफेशनलिज्म में आ जाएंगे, वो आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे, क्योंकि ये सीखने का प्रोसेस है। तो आप उस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट कीजिएगा, आप ज्यादा अच्छे से इन चीजों को ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है जी सर। और नटसेल में बोल देता हूं, आपकी प्रोग्रामिंग पास्ट में कुछ घटनाओं से इस तरीके की हुई है कि आप ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और इस तरह की प्रोग्रामिंग को भुलाया भी जा सकता है जो रात को 8 बजे सिखाई जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट पार्टिसिपेंट। गुड मॉर्निंग मोहम्मद जैजी जी सर। सर आपका थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। सर नाम मोहम्मद जैद है, दिल्ली शाहदरा से बोल रहा हूँ। कहाँ से सर मैं दिल्ली शाहदरा। अच्छा, दिल्ली शाहदरा जी। सर मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मैं किसी को प्लान दिखाना चाहता हूँ अपनी रिश्तेदारी में, तो सर वो मतलब सुन तो लेते हैं पर उसका कोई रिप्लाई नहीं देते, तो सर इसके लिए क्या करा जाए? मैंने आपको एक बात बोली थी शुरुआत में, लॉ ऑफ एवरेज को ध्यान रखना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं सुनता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 90% लोग नहीं सुनते, लेकिन 10% लोग सुनते हैं। ठीक है, तो जो नहीं सुन रहे उनके ऊपर ध्यान मत दो, आपको उन लोगों के ऊपर ध्यान देना है जो सुन रहे हैं। ठीक है, और अभी एज कितनी है आपकी मोहम्मद जैद? सर मेरी 18 ईयर है। अभी 18 साल है। अभी तो क्या उम्र है यार, अभी तो सीखने की उम्र है। अगले 5 साल आप कमिटमेंट लो कि मैं रोजाना 5 लोगों को ये प्लान बताऊंगा। वो लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में मत सोचना। अगले 5 साल आप ये कसम खा लो कि मैं रोजाना 5 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, और रिश्तेदारों से थोड़ा सा बाहर आ जाओ। रिश्तेदार तब आपके साथ जुड़ेंगे जब आप सफल हो जाएंगे। सर मैंने अपनी डायरी मेंटेन कर रही है, उसमें मैं ये लिखता हूँ रोज से 3-4 प्लान दिखाने हैं सर, हो जाते हैं। हाँ, और इसका ना डेटा भी मैनेज करो कि किसको प्लान दिखाने पे किसने हाँ बोला, किसने ना बोला, किसने टाल दिया। ये डेटा मैनेज करना शुरू करो, देखो आपके प्लान में गजब के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और सुरेंद्र जी हैं एक, सुरेंद्र जी, उनको लास्ट। थैंक यू। वेलकम जी। सुरेंद्र जी हैं, उनको अनम्यूट कर दीजिए, उनका हैंड रेज है शायद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सबसे पहले तो सर आपके मेरे पूरे टीम की तरफ से दिल से धन्यवाद। 15 दिन के सर सेशन पूरा आपके अटेंड किए थे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगे। तो खाली सर एकता मैम, आप सभी के थैंक यू सो मच। सर मेरा ये क्वेश्चन थे कि मैसेंजर में या फेस टू फेस किसी भी साथी से, नए दोस्त से मिलते हम, तो उनसे बात करते हैं कि हमें आपसे एक बिजनेस प्लान के बारे में बात करनी है, तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन यही रहता है सर कि बिजनेस क्या है। वो कुछ बात नहीं करते, सीधा पूछते बिजनेस क्या है, तो उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, तो सीधा बोल देते कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और दूसरा सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी साथी जिनके हम मोटिवेट करके, इनके प्लान दिखा के या प्रोडक्ट शेयर करके उनको ज्वाइनिंग कर देते हैं, ज्वाइनिंग भी हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सर यहाँ पे ये हो रही है कि बहुत सारे साथी, बहुत सारे दोस्त हैं, वो एक बार तो सामान लेते हैं, दोबारा वो रीपरचेज नहीं करते सर। तो ये मेरा 2 क्वेश्चन सर। सुरेंद्र जी, जैसा मैंने पहले बताया कि हमें सीधे बिजनेस प्लान पे नहीं आना है। वो 5 सवाल जो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर को उनके मुंह से बुलवाएंगे, वो एक्सरसाइज हमें करना बेहद जरूरी है। ठीक है, अगर हम वो एक एक्सरसाइज हर व्यक्ति के साथ करेंगे, चाहे हम मैसेंजर पे करें, जैसा अक्षय ने मुझसे अभी पूछा था, मैंने बताया था, पहले हम लोगों के बारे में जानेंगे। ठीक है, और लोगों के बारे में जान के बातचीत के दौरान फिर हम उनसे ये बातचीत शुरू करेंगे और उनका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर 5 सवालों के जरिए निकालेंगे।
अगर वो सीरियसली जवाब दे रहे हैं तो वो फिर आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, फिर वो आपके साथ बिजनेस करेंगे। ठीक है, आप प्रेजेंटेशन को दोबारा मेरे YouTube चैनल पे अपलोड होगा, आप उसमें सुन सकते हैं इस प्रेजेंटेशन को दोबारा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और आपके जितने भी सवाल हैं ये प्रोस्पेक्टिंग को लेकर के हैं, कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग को लेकर के हैं। YouTube चैनल के ऊपर ही एक प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है, उसे दोबारा से देखिएगा, सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और सर जो रीपर्चेज नहीं करते उनके सर क्या कहना है? सर मैंने बताया ना, सब थोड़ी अमीर बनेंगे इस बिजनेस से। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना। जी जी धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम। आई होप सभी लोग क्लियर हैं। और अब हम चलते हैं लीडर की तरफ, जो फाइनली हम बात करते हैं एक लीडर जो चैंपियन, जिन्होंने कहीं ना कहीं टेक्निक्स को इस्तेमाल किया। और गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आप अखिलेश कुमारी बोल रहे हैं सर? हाँ जी अखिलेश कुमारी जी, कल आपसे बातचीत हुई थी, कैसे हैं आप? जी जी जी, मैं सर बहुत अच्छी हूँ सर। एंड सर कल आपसे फर्स्ट टाइम बात की थी, थोड़ा सा मैं मतलब जैसे अभी बोला कि मैं एक्साइटेड हो गई थी सर आपसे बात करते वक्त, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी सर। मैं काफी दिनों से परेशान थी, क्योंकि मुझे सारी चीजें समझ तो आ रही थी, लेकिन ये जो आपने जो सवाली जवाब है, ये जो टॉपिक उठाया सर, ये मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छा है। क्योंकि सर मैं ना यही इसी जगह पर ही कमजोर पड़ रही थी सर। मुझे लोग टेक्निक नहीं बता रहे थे, इवन मेरे दिमाग में कल पूरा दिन ये चलता रहा कि सब लोग सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं, हमें ये बुक पढ़नी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, लेकिन सक्सेसफुल लोगों की कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो सर जैसे जो लोग करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, तो वो टेक्निक शेयर क्यों नहीं कर रहे सर? एंड आज आप बिलीव करिए सर, आज आपने ये टॉपिक उठा करना बहुत अच्छा किया सर, कि क्योंकि सर क्या होता है कि मैं भी सवाल ही जवाब पढ़ रही हूँ, और मैंने भी शुरुआत करी, और परसों हमारी मीटिंग हुई थी आत्मनिर्भर की, एक हमारी सेपरेट मीटिंग हुई थी सर टेलीग्राम पर। तो वहां पर मैंने अपने आप को ये देखा कि मेरा मिसिंग क्या हो रहा है, मतलब क्यों मैं कर नहीं पा रही हूँ काम आगे। सब कुछ समझ आ रहा है, सारी मीटिंग्स भी अटेंड कर रही हूँ, क्योंकि लोग सर जो हमारे अपलाइन है सर, वो कहीं ना कहीं टेक्निक्स नहीं हमें बता पा रहे हैं, जिसकी वजह से। एंड सर आपने ये जो टेक्निक्स बताई है ना, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इससे मुझे ही नहीं सर, जितने भी लोग हैं इस ग्रुप मीटिंग में, सबको बहुत हेल्पफुल होने लगा। क्योंकि सर समटाइम क्या होता है कि किसी के पास बुक का अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, समटाइम जो हम ऑडियो सुन रहे हैं, हो सकता है कि हम वो कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ और सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक्सप्लेनिंग जो चीज होती है ना, जो हमारे अपलाइन के थ्रू जो हमें सुनने को मिलेगा, वो उसमें एक अलग बात होगी सर। एंड मुझे इस में पिछले 1 महीने से इससे बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में चल रहा है, और मैं अपना एक स्टेप आउट नहीं कर पा रही हूँ। मैं लोगों को, जितने लोग जुड़ गए सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एक को भी ऐड नहीं कर रही हूँ, और कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, और बहुत सारी कॉलिंग इस तरीके की हुई है कि जिन्होंने मुझे अंदर से जैसे झकझोर के रख दिया है। मैं ये सोच रही हूँ कि जो लोग अब मेरी लाइफ में है, मैं अपने आप की अपनी कम्युनिकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँ सर, कि मैं अब किसी को खोऊं नहीं। अगर वो लोग करना है, नहीं करना, ओके, बट मुझे मेंटली भी इतना स्ट्रांग होना है, और अपने आप को होप भी नहीं खोनी है, और काम भी करना है सर। परफेक्ट, बहुत बढ़िया बोला आपने जी। तो सर मतलब ये जो सेशन सर आपने जो किया है ना, जो बुक्स के ऊपर आज आपने, मैंने ये कहा था कि अभी 27 को लास्ट डे था रीपरचेज का और टारगेट अचीव करने का। तो परसों की मीटिंग के बाद मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था कि विद इन अ वीक, जब भी हमारी नेक्स्ट संडे को मीटिंग होगी, मैं सवाल ही जवाब को पूरा पढ़ नहीं लूंगी ना, तब तक मैं कोई काम ही नहीं करूंगी। एंड थैंक्स टू यू सर, आपने एक एक शब्द को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर। एंड आगे भी इस तरह का सेशन आप प्लीज कंटिन्यू रखिएगा सर, ताकि हम जैसे लोग जो आगे सच में बढ़ना चाहते हैं और उन्हें एक अच्छा पिकअप नहीं मिल पाता है सर, वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है सर। थैंक यू मैम, बिल्कुल ये जारी रहेगा, डोंट वरी। हेलो सर, मेरा भी एक सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो मेरे डाउन में एक लेडी है, पार्लर से जुड़ी हुई है, वो पार्लर का मतलब मोहम्मद यूनुस का माइक अनम्यूट है जी। थैंक यू सो मच। क्या हाल है यूनुस भाई? सर बहुत बढ़िया, बहुत सर थैंक्स। और आपके जो एजुकेशन जो प्रोग्राम है सर, गजब है।
मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग चल रही हो सर। थैंक यू दिल से सर, बहुत बहुत शुक्रिया राठौर जी का, आपका, एकता मैम का, थैंक यू सो मच सर। सर मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है और एक्चुअली कल रात में मेरे पास फोन आता है 11 बजे। वो फोन है सर बिहार से, उस जगह से जहाँ पर बाढ़ है और नेपाल की बॉर्डर बहुत ज्यादा हालात हैं, ना तो वहाँ पर डीएलसीबी पे सामान है, ठीक है, और बहुत दिक्कत का सामना कर रहा था। एक लड़के को मैंने लगभग 1.5 साल पहले, वो रिक्शा चलाता था सर, और मैंने अपने घर पे कोई बंदा लेके आया था, मैंने उसे समझाया था और मीटिंग रिकमेंड करी थी। मैंने यही किताब दी थी, सवाल जवाब में मैंने उसे स्पेशल किताब दी थी, उसे 50 रुपए ले लिए थे। अच्छा। और बीच बीच में संपर्क करता रहा, बताता रहा रास्ता, उसे कैसे क्या मोटिवेट करता रहा, एजुकेशन, और आपकी मीटिंग में जोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वहाँ नेटवर्क ही नहीं है। कल 11 बजे फोन आया कि सर बहुत बहुत शुक्रिया, और आज मेरा LOB के साथ सिल्वर मेंटेन हो चुका है, 2000 पीबी हो चुके हैं मेरे, और एक साइड से 8000 पीबी हो चुके हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊं कि ये मेरे बहुत मेहनत कर रहा था मैं, 1 साल जबरदस्त मेहनत करने के बाद दोस्तों मेरा चेक 4400 रुपए पहुंचा था। जब मेरी मुलाकात राज मोहम्मद सर से हुई, राज मोहम्मद सर ने मुझे एक प्यारेलाल भवन में ले जाके बिठाया जाके, तो वहां पर मेरी पहली मुलाकात विवेक सर से हुई, और वहां पर मुझे राजीव सर भी मिले और बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे लीडर मुझे मुलाकात हुई। लेकिन विवेक सर ने मुझे एक बात बताई थी कि अगर कामयाब होना है तो बुकें पढ़ना सीखो, और बुक का नाम उन्होंने लास्ट में रिकमेंड किया था सवाल ही जवाब है। सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैं घर नहीं आया तो मैंने वो किताब खरीदी, और किताब खरीदे जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, और मैंने पता लग गया मुझे गलतियां मेरी कहाँ हो रही है। उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया। 1 साल में मेरी इनकम जहां 4400 रुपए पे दम तोड़ रही थी, वो 1 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी थी। तो फ्रेंड्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अभी आपका हाईएस्ट पे आउट कितना है? यहाँ पर सर मेरा हाईएस्ट पे आउट 2.25 लाख रुपए का है, और यहाँ से मैं नेक्सा बलेनो है, बुलेट भी ली हुई है, और 4 ट्रिप में ले चुका हूँ यहाँ से। सो थैंक यू सर, टाइम काफी हो चुका है, बाकी बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू राठौर जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजीव सर एंड ऑल पार्टिसिपेंट जुड़ने के लिए और जुड़े रहने के लिए।